नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं गुजरात के सियासी तूफान से। गुजरात में कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक चल रही है। कांग्रेस के विधायक बागी हो रहे हैं, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और आज भी 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी डिटेल आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और ज्यादा इस्तीफे न हो, विधायक पार्टी छोड़े ना, इसके लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया है। हमें पता चला है कि राज्यसभा चुनाव तक कांग्रेस गुजरात के अपने विधायकों को अब कर्नाटक में रखेगी। पार्टी के करीब 40 विधायक कम से कम 7 अगस्त तक कर्नाटक में रहेंगे। 8 अगस्त को गुजरात में राज्यसभा का चुनाव है, इसलिए चुनाव से एक दिन पहले तक कांग्रेस के इन विधायकों को कर्नाटक में रोक कर रखा जाएगा। इन विधायकों की टिकट बुक हो चुकी है। इंडिगो एयरलाइन से विधायक कर्नाटक पहुंचेंगे और अगले निर्देश तक वहीं स्टे करेंगे। दरअसल आज सुबह कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजकोट और बोरसाड में इकट्ठा किया था। 11 विधायक राजकोट में थे, जबकि कुछ विधायक बोरसाड में थे। इन विधायकों से खुद अहमद पटेल ने कांटेक्ट किया, एक एक विधायक को कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश की और इसके बाद यह तय हुआ कि विधायकों को कर्नाटक भेजा जाए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके और पार्टी के विधायक एकजुट रह सके। कांग्रेस कर्नाटक निकलने से पहले गुजरात में इन कांग्रेस विधायकों को कहां रखा गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आनंद जिले के बोरसद में विधायकों को स्टे कराया गया है और आज पूरा दिन ये विधायक बोरसद के निजानंद रिजॉर्ट में रुके रहे। कम से कम ऐसे 16 विधायक हैं जो इस रिजॉर्ट में हैं। ऐसी जानकारी भी है कि गुजरात कांग्रेस के विधायकों की अहमद पटेल से फोन पर बात भी हुई है। इन विधायकों के साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सोलंकी की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस पूरी खबर पर हम और ज्यादा अपडेट लेने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के पास। निर्णय हमारे साथ हैं। कितने ऐसे विधायक हैं निर्णय जिनको कांग्रेस पार्टी अब बचाकर रखना चाहती है, जिनके लिए कर्नाटक के टिकट बुक किए गए? सौरभ, जो जानकारी हमें मिल रही है, करीब 40 विधायकों के टिकट इंडिगो की आज 11:45 की जो फ्लाइट है उससे बुक की गई है, जो अहमदाबाद से बेंगलोर जाती है। इनमें से 11 विधायक राजकोट में थे और करीब 16 से 18 विधायक जो हैं वो बोरसद के निजानंद रिजॉर्ट में थे, जहां खुद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भरत सिंह सोलंकी, वो पूरे दिन उनके साथ रहे और ये कोशिश की गई कि उनका किसी से भी संपर्क ना हो पाए। मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। ये जो विधायक हैं, इन कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि ये जिस तरह से बीजेपी ने शुरू किया है, कांग्रेस के विधायक हर दो 3 विधायक हर दिन आकर के रिजाइन करेंगे और विधानसभा राज्यसभा चुनाव से पहले करीब 15 से ज़्यादा विधायक रिजाइन कर देंगे, ताकि पूरी जो इक्वेशन है राज्यसभा चुनाव की वो बदल जाए। उसको रोकने के लिए ये कोशिश की गई है। मैं आपको एक और अपडेट भी दे दूं साथ में सौरभ, कि ये जो विधायक हैं अभी हमारी जानकारी के हिसाब से निजानंद रिसोर्ट से निकल चुके हैं और वहाँ से करीब 1.5 घंटे का ड्राइव है अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए और सीधे ये अहमदाबाद एयरपोर्ट आएंगे और इंडिगो की फ्लाइट पे बोर्ड करेंगे। मैं सौरभ ये आपको बताना चाह रहा था कि ये जो विधायक हैं, बीजेपी की जो डील हुई है कई विधायकों के साथ, वो ये है कि वो पहले रिजाइन करके आ जाएं, ताकि उनमें से कई लोगों को जिनको टिकट ऑफर करनी है पार्टी टिकट ऑफर कर सके। और अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं, जिनको टिकट्स कमिट किए गए हैं। लेकिन क्या उनको पार्टी में ये हड़बड़ाहट नजर नहीं आती है? आपने बताया था कि पहले शायद इनको देश से ही बाहर भेजने की प्लानिंग थी, इनको नेपाल भेजा जाना था, अब कर्नाटक की बात आ रही है। अहमद पटेल खुद विधायकों से निजी संपर्क साध रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पे विचार किया जा रहा था। कर्नाटका और पंजाब भी बाद में 2 ऑप्शन निकल करके आए। पार्टी को ये लगा कि सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो कर्नाटका का है, वहाँ पार्टी की सरकार भी है और वहाँ ये विधायक बीजेपी के कॉन्टैक्ट से दूर रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें कर्नाटका में शिफ्ट किया जा रहा है और 7 अगस्त तक ये वहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं इसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये है कि इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट भी ऑफर किया गया है, लेकिन यदि ये पार्टी विप क्रॉस करके वोट करते हैं, मान लीजिए ये पहले रिजाइन नहीं करते हैं और पार्टी विप क्रॉस करके अगर ये मान लीजिए उसका उल्लंघन करके वोट करते हैं, तो ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और अगले 6 साल तक ये फिर कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पार्टी ये चाहती है कि वो डर इनके मन में रहे, ताकि जो विप का आदेश है उसका पालन करें। अब देखना ये है कि शंकर सिंह वाघेला के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है और ये कितना
अपना जो इन्होंने कमिटमेंट दिया है शंकर सिंह वाघेला को, उस पर अड़े रहते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद ये देखना होगा जब ये वापस आएंगे 8 तारीख को वोटिंग के लिए। फिलहाल कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि नंबर गेम में कम से कम 40 कांग्रेस के विधायक उसके पास रहें, तो शायद उसे प्रेफरेंशियल वोटिंग का जो सिस्टम है, लेकिन निर्णय क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को इस बात पर भरोसा है कि वो इन विधायकों को कहीं जाकर के छिपा दे, इनको एकजुट रखे, इनके फोन ले ले, इनको किसी से बात ना करने दे? इसके बावजूद ये सारे के सारे विधायक जिस दिन वोटिंग का दिन होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, उस दिन साथ नहीं छोड़ेंगे पार्टी का। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस अभी भी अनश्योर है, अनसर्टन है इन विधायकों की लॉयल्टी को लेकर के। और जो हमारी बीजेपी के सोर्सेज में बात हुई है, उनका ये कहना है कि भले ही ये विधायक जो हैं कांग्रेस के साथ रहें, वो हाँ करते रहेंगे, उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन वोट करना होगा तब ये अपनी जो असली पोजीशन है, असली स्टैंड है, उसे क्लियर कर देंगे और पार्टी लाइन क्रॉस भी करेंगे। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये लास्ट 2-3 दिन में नहीं हुई है, पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से ये कवायद चल रही है। और उसके बाद जाकर के इतना सपोर्ट बीजेपी ने मस्टर कर लिया है अपने फेवर में। वरना आप सोचिए कि बलवंत सिंह राजपूत को पार्टी अपने सिंबल पे नहीं लड़ाती। अब पार्टी अगर अपने सिंबल पे लड़ा रही है तो वो पूरी तरह आश्वस्त है कि बलवंत सिंह राजपूत को वो जिता के भी लाएंगे। जी निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी परेशानी है कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त गुजरात में। कांग्रेस को इतना क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों करना पड़ा, विधायकों को इकट्ठा क्यों करना पड़ा, कर्नाटक क्यों भेजना पड़ा, अब ये भी जान लीजिए। कल गुजरात के 3 कांग्रेस विधायकों ने असेंबली की मेंबरशिप छोड़ दी थी और आज ये आंकड़ा और बढ़ गया। आज 3 और विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, यानी 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। आज कांग्रेस के जिन 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें ठासरा सीट से विधायक राम सिंह परमार, बांसुरा सीट से छैना भाई चौधरी और बालानिसोर से मान सिंह चौहान शामिल हैं। असेंबली की मेंबरशिप छोड़ने के साथ साथ इन एमएलएज ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से भी रिजाइन कर दिया। कांग्रेस में मची भगदड़ का असर सबसे पहले राज्यसभा के इलेक्शन पर पड़ेगा। अहमद पटेल का गेम बिगड़ जाएगा। अहमद पटेल चौथी बार राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं, कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार हैं, लेकिन इस्तीफा देने वाले विधायक अब वोट नहीं डालेंगे, इसलिए अहमद पटेल की हार करीब करीब तय हो गई है। कल हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने आपको बताया था कि उनके पास ये पक्की जानकारी है कि राज्यसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के 15 विधायक असेंबली से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अहमद पटेल की हार तय है। राम सिंह परमार के इस्तीफे की जानकारी गुजरात के स्पीकर को देर से मिली, लेकिन इससे पहले उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास 5 कांग्रेस विधायकों का रेजिग्नेशन लेटर पहुंच चुका है। गुजरात के 3 विधायकों ने कल उनका इस्तीफा मुझे दिया है। उनके सभी के नाम भली बातें आप सब लोग जानते हो। कल मेरी ऑफिस से घर जाने के बाद सनाभाई चौधरी, जो वांसदा विस्तार के विधायक है, उन्होंने आकर उनका इस्तीफा मुझे दिया था। आज सुबह में मानसिंह भाई चौहान करके बालासिनोर के विधायक है, उन्होंने आज मुझे उनका इस्तीफा दिया है। मतलब कल से अब तक 2 विधायकों ने मुझे इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर 5 विधायकों का इस्तीफा मेरे पास आ गया है। आज जिन कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया वो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन कल जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो आज अमित शाह से मिले। कल इस्तीफा देने वाले बलवंत सिंह राजपूत को तो बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है, बाकी 2 विधायक अगले इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें से एक तेजाश्री बेन ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के विधायक पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, सीनियर लीडर विधायकों से मिलते नहीं, गुजरात कांग्रेस भीतरघात का शिकार हो चुकी है और सब एक दूसरे को ही हराने में जुटे हुए हैं। हम सब विधायक लास्ट जब विधानसभा मिली थी 17, तब एक दूसरे सब बात कर रहे थे, सब अपने क्षेत्र में नाराज थे, क्योंकि वहाँ क्या है कि संगठन में भी कुछ ऐसा जमता नहीं है, कोई दिल से काम नहीं करता है और वहाँ किसी को हेल्प करने की भावना कम और खींचने की भावना ज्यादा रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ इतनी कुछ है नहीं, फिर भी इतनी कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर एक को टिकट मिले तो दूसरे लोग उसे कैसे हराए उसमें ही लगे रहते। ऐसी जो भावना होनी चाहिए कि चलो सब हम एक है और एक मिलके काम करें, जो सेवा की भावना होनी चाहिए, वो निष्ठा की भावना भी कम लग रही थी। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी अब तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे गलत बताया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से लोगों का भरोसा उठ चुका है और ये उठापटक इसी का नतीजा है। कांग्रेस ने
अपनी नीतियों में देश को किसी भी प्रकार का कोई विकास का रास्ता नहीं दिया है और इसलिए जो लोग सुशासन की राजनीति के माध्यम से देश के राजनीतिक पटल पर योगदान करना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। गुजरात कांग्रेस में होने वाली हर हलचल पर इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर लगातार नजर बनाए हुए और हर खबर का अपडेट आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले निर्णय ने एक और खबर बताई। पता चला कि गुजरात कांग्रेस का एक और विधायक इस्तीफा दे सकता है। जामनगर सीट से ये विधायक हैं राघव सिंह पटेल, पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राघव सिंह पटेल ने कहा है कि वो अगला चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। इस खबर पर हम एक बार फिर निर्णय कपूर के पास चलते हैं। निर्णय, आप भी खबर जो है मुझे लगता है बचा बचा कर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक और इस्तीफे की खबर है। निर्णय कपूर ने, जैसा आप थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, तो एक और गुजरात कांग्रेस के एमएलए इस्तीफा दे सकते हैं, राघव सिंह पटेल। तो इस तरीके से एक और विधायक के साथ ये संख्या लगता है और बढ़ती जा रही है। अचानक हुई इस बगावत से हालांकि कांग्रेस हाईकमान परेशान है। दिल्ली से रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात भेजा गया है। आज सुरजेवाला ने कांग्रेस के 4 विधायकों पूना भाई गामित, मंगल भाई गावित, ईश्वर भाई पटेल और आनंद चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्यारा सीट से कांग्रेस विधायक पूना भाई गामित ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग पर उतारू है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। हमको जिस तरह से हमको जिस पार्टी में जोड़ने के लिए जिस अधिकारी से, जिसका नाम मैंने अमीन लिया है और इससे बात हुई थी, हमने कहा हमको पैसा नहीं लिया है, हमको पैसा उसने दिया भी नहीं, लेकिन हमारी जो नीति है वो हमारी कांग्रेस पार्टी में रहना है, इसलिए हम इससे दूर है। ये बात हुई थी। कितना ऑफर दिया था? कितने पैसे? 5-10 करोड़ रुपया दिलाएंगे, बोले टिकट भी दिलवाएंगे। अच्छा, आपको कहीं लेके गए? हाँ लेके गए थे, लेकिन वो मेरे इलाके में थे हम लोग और बाद में मैं सूरत चला गया था। कौन से अधिकारी थे, क्या थे, कौन थे? मैंने बोला था एसपी हमारा है एन.के. अमीन साहब। डीएसपी। आपकी किसी से बात भी करवाई थी? नहीं। बोल रहे किसी बात करवाएंगे, किससे बात करवाना चाहते? ये तो अमित शाह के साथ मिलवाने की बात चलती थी, लेकिन हमने वहाँ के छोड़ दिया था सब। डांग सीट से विधायक मंगल भाई गावित ने भी कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस से रिजाइन करने का ऑफर दिया है और अपने खर्चे पर चुनाव लड़ाने की भी बात कही है। मुझे कुमान सिंह आसिया जो एक्स मिनिस्टर और एक्स एमपी है, इसने फ़ोन करके बुलाया और वो मुझे पहचानता है, मैं उनसे नहीं पहचानता। उन्होंने बोला कि शंकर सिंह बापू ने आपको फ़ोन पे बात करना बोला है। किसी ने उसी के फ़ोन से बापू के साथ बात करवाई और कहने लगा कि आप बीजेपी में आ जाइए, आपका इलेक्शन का खर्चा हम सब संभाल लेंगे और अभी आपको जितने भी पैसे चाहिए इतने आप मुंह से मांग लो। ऐसे बोले। मैंने उनकी जो मांग थी वो ठुकरा दी और बोले कि आदिवासी का हित करने वाली बीजेपी पार्टी है, इसमें हम कभी भी नहीं शामिल होंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हुए और कांग्रेस में रहेंगे। इन आरोपों के बाद आज कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल करने का इल्जाम लगाया। कहा बीजेपी पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हर हाल में जनमत का हरण कर वो केवल अपनी जीत को तय कर रहे हैं। लक्ष्य मात्र एक है, सत्ता का मनमर्जी से इस्तेमाल और फिर चाहे प्रजातंत्र हो बेहाल। यह भी सच है कि भाजपा के पास केवल 2 राज्यसभा सीट जीतने का जनमत है, परंतु धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का एक घिनौना षड्यंत्र गांधी की भूमि पर खेला जा रहा है। हालांकि अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर नहीं है, बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अहमद पटेल राज्यसभा का इलेक्शन जरूर जीतेंगे। ये अमित शाह जी का एक नया मॉडल है कि आपके पास राज्यसभा में पर्याप्त वोट न हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास विधानसभा में बहुमत न हो तो भी आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं।
और जनता का मैंडेट आपके अगेंस्ट में है, तो भी धन आपके पास पर्याप्त धन है, आपके पास पावर है, तो उसका उपयोग करके जनादेश का भी आप अवमानना कर सकते हैं। ये उन्होंने एक नया आयाम मोदी जी और अमित शाह आने के बाद देश की राजनीति में जुड़ा है। हम बहुत ही परिचित हैं उनको, और उनकी ही भाषा में जवाब देकर ये राज्यसभा का चुनाव में जितना पर्याप्त वोट चाहिए उससे कई ज्यादा वोट लेकर हम ये सीट जीतेंगे। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस आखिर इतनी परेशान क्यों है। दरअसल 182 सीटों की गुजरात विधानसभा में 3 मेंबर राज्यसभा जा सकते हैं। बीजेपी के पास हैं 121 वोट। बीजेपी की तरफ से अमित शाह और स्मृति ईरानी के अलावा कल ही कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह राजपूत ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। अमित शाह और स्मृति ईरानी का जीतना तो तय है। बलवंत सिंह राजपूत और अहमद पटेल, इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। कांग्रेस के 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद अहमद पटेल की सीट को लेकर पेंच फंस गया है। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने शंकर सिंह वाघेला के रिलेटिव और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व चीफ विप बलवंत सिंह राजपूत को अहमद पटेल के खिलाफ मैदान में खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अहमद पटेल को असेंबली की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए 5वीं बार राज्यसभा पहुंचने के लिए 44 वोट्स की जरूरत होगी। लेकिन लगातार होते इस्तीफों ने अहमद पटेल की मुश्किल बढ़ा दी है और बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हमारा ये मानना है कि तीनों राज्यसभा की सीटें हमारी पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ तीनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हमने सभी लोगों से इसमें सहयोग मांगा है। जो लोग भी सकारात्मक विकास के लिए जुड़ना चाहते हैं, हमने सबके सहयोग की अपेक्षा करी है और हमारा ये स्पष्ट रूप से विश्वास, संकल्प और आभास तीनों ही है कि तीनों सीटें हम विजय करने वाले हैं। वैसे एक बात तय है कि कांग्रेस हाईकमान देर से जागा है। शंकर सिंह वाघेला पिछले 6 महीने से बगावती तेवर दिखा रहे थे। फिर राष्ट्रपति इलेक्शन में कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तब भी कांग्रेस नहीं जागी। फिर वाघेला ने कांग्रेस छोड़ी, तब भी कोई हलचल नहीं हुई। अब जब 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अहमद पटेल अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, तब कांग्रेस हाईकमान को अपना घर संभालने की कोशिश याद आई है। कई कहावतें हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूसरी कहावत है, जब घोड़े भाग गए तब अस्तबल का गेट बंद करने से क्या फायदा। ये कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। बीजेपी जेडीयू सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस को 108 वोट मिले। विश्वास मत से पहले विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने 41 मिनट तक नीतीश कुमार पर जोरदार अटैक किया, तीखे सवाल पूछे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने संघ के सामने घुटने टेक दिए हैं। नीतीश पहले बीजेपी के लिए राम कहते थे, बीजेपी के लिए हे राम कहते थे, अब बीजेपी के गले में हाथ डालकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे बिहार को धोखा दिया है। अगर उनमें हिम्मत थी तो मुझे बर्खास्त करते। तेजस्वी के बाद नीतीश कुमार बोले। नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार को धो डाला। साथ ही यह भी कहा कि सही वक्त पर एक एक बात का जवाब देंगे। विधानसभा के अंदर भी जवाब देंगे, विधानसभा के बाहर भी जवाब देंगे। नीतीश ने कहा कि सवाल पूछने वाले सावधान हो जाएं, जल्द ही इन सबको आईना दिखाऊंगा। आज शुक्रवार का दिन है और आपने यह कह दिया, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो मर्यादा है उसका तनिक भी उल्लंघन हो। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा और समय पर जवाब दूंगा, और आगे और सारी बातें मैं कहूंगा, बाहर भी कहूंगा, यहां भी कहूंगा, और लोगों को मैं आईना दिखाऊंगा। इसलिए जरा सचेत रहें, सचेत रहें। बहुत सारी बातों को जो बोलते हैं, हम मर्यादा का पालन करते हैं, हम अकारण नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए मजबूर करिएगा तो हम तो पूरा का पूरा आईना दिखाएंगे। एक एक बात पर हम उसका जवाब देकर आईना दिखाएंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने की वजह भी बताई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तेजस्वी यादव पर लग रहे आरोपों पर सफाई मांगी थी। जब कोई सफाई नहीं मिली तो डिफेंड करना मुश्किल हो गया। नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति जनता की सेवा है, एक परिवार की सेवा नहीं। जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, हम जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए।
जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। जनता दलियों का आज तक, जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दलियों, हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है। हमने अपने आप को अलग किया और यही ऐलान किया कि जो राज्य के हित में होगा, बिहार के हित में होगा, वह फैसला लेंगे। हमने जो भी फैसला लिया है बिहार के हित में लिया है। नीतीश कुमार ने आज आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस पर भी वार किए। नीतीश ने कहा कांग्रेस को 15-20 सीटों से ज्यादा नहीं मिल रही थी, उनकी वजह से कांग्रेस 40 सीटों के आंकड़े पर पहुंची। नीतीश ने कहा कि ये लोग अहंकार और भ्रम में जीने वाले लोग हैं, इन्होंने जेडीयू जैसी पार्टी को सम्मान नहीं दिया। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं। ऐसा लगा कि महागठबंधन यानी किसका चेहरा, और एक पार्टी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। हमने पूरा प्रयास किया, 1/3 समय हमने चलाया, कई प्रकार की कठिनाइयां आई। हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की, और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला था, 40 तक पहुंचाने वाले हम हैं। और इसके बाद हमने उन लोगों को भी कहा कि आप बीच में हस्तक्षेप करिए और रास्ता निकालिए, क्योंकि जो स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है, वो काम करने के लिए मिला है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए, उन पर लगातार सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलने का आरोप लग रहा है। आज नीतीश कुमार ने विरोधियों पर पलटवार किया, कहा कि उन्हें किसी से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देश में कई ऐसे नेता हैं जो उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर उपदेश देते हैं। आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। भागलपुर में दंगा हुआ था, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, हम लोगों की सरकार बनी, दोबारा हमने जांच कराया और कितने केसेस को ओपन किया। और यही नहीं, कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना बनाई, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम किया। सेकुलरिज्म विचार का चीज है, सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहां लोग सेकुलरिज्म का पाठ, और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं, यह हमारा संकल्प है। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर तगड़े अटैक किए। नीतीश ने कहा लोगों को भ्रम हो गया है कि उनके पास बड़ा वोट बैंक है। नीतीश ने कहा कि लोग अहंकारी हो गए हैं, उन्हें जरा 2010 के नतीजे देखने चाहिए। अब तक एक ऐसी परिस्थिति रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार। अब ये पहला बार मौका मिला है कि केंद्र और राज्य में एक प्रकार की सरकार। बिहार तरक्की की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेगा, और भ्रष्टाचार को और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का जो माहौल हो गया है, लोगों को भ्रम है,
सुशील मोदी जी ने 2010 का बता दिया है, 2010 का रिजल्ट बता दिया है। इसलिए जनमत के बारे में भ्रम न पालें। और जनता में तो गरीब गुरबा, अति पिछड़े, दलित समाज के लोग दुखी हो रहे थे। जिस प्रकार का व्यवहार सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ गांव और देहात में दुर्व्यवहार होने लगा था, लोग परेशान थे। इसलिए आज सबके हित में, राज्य के हित में यह फैसला लिया गया है। अहंकार के शिकार मत होइए, याद रखिए। नीतीश कुमार से पहले विधानसभा में तेजस्वी यादव ने लंबी स्पीच दी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों के साथ धोखेबाजी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि जो बिहार में हुआ है वो पहले से प्री प्लान्ड था। 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी इमेज के लिए सारा ड्रामा रचा। तेजस्वी ने नीतीश से सवाल पूछा, अगर बीजेपी के साथ ही जाना था तो 4 साल बर्बाद क्यों किए? 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया? क्या इसका कारण बीजेपी था? 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई, क्या इसका कारण आरजेडी था या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी तीखे तंज किए और सवाल पूछे। तेजस्वी ने कहा कि 2013 में जब नीतीश ने बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त किया था, तब क्या बीजेपी के मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे थे? जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? और हम तो बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया? इसका क्या कारण था? क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है, उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप सत्ता के लालची लोग हैं। लालू यादव ने आज फिर नीतीश कुमार पर तीखे अटैक किए। इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत में लालू यादव ने कहा, नीतीश ने उन्हें धोखा दिया, बिहार की जनता के आदेश का अपमान किया, नीतीश ने पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। लालू ने कहा कि अब वो कभी नीतीश से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये 2 महीना, 6 महीना, 9 महीना का, 3 साल का सवाल नहीं है। राजनीति बड़ी लंबी होती है। इस आदमी को बिल्कुल घड़ियाल के तरह भाजपा आरएसएस निगल गया। इस बात का हमको बड़ी भारी अफसोस है। नेशनल लेवल पर हमारा महागठबंधन रहेगा। नीतीश चले गए,
वो तो खत्म कर दिया, अपने को सुसाइड कर दिया, पॉलिटिकल सुसाइड कर दिया। बता दीजिए, आपने नीतीश जी ने जयप्रकाश जी के जमाने से आप लोग साथ थे, फिर बिछड़े, फिर मिले, अब क्या भविष्य में कभी नीतीश जी के साथ आप आएंगे? नेवर। मेरा क्या सवाल है, कोई भी देश का पॉलिटिकल पार्टी उससे हाथ अब नहीं मिलाएगा। लालू यादव जी अब नहीं मिलाएंगे हाथ नीतीश कुमार से कभी भी, चाहे जो हो जाए? चाहे जो हो जाए, चाहेगा जो होगा, हम आएंगे। हमारी पार्टी सत्ता में, हमारी जनता बिठाएगी हमको, इससे क्या बात करना है अब। लालू यादव ने आज बड़ी बात कही। लालू ने कहा कि उनसे बड़ी भूल हो गई, एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो किसी का नहीं है। लालू ने कहा कि नीतीश सत्ता के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। उसको जाना था नमो चरणम गच्छामि, नमो चरणम गच्छामि। ये तो आदमी एक क्षण नहीं रह सकता है सत्ता के बिना। मैं जाके निश्चित रूप से कि हम लोगों ने बड़ी भूल की और आपसे वोट दिलवाया इस आदमी को। ये आप भूल मानते हैं? ये भूल हुई आपसे? भूल ही हुआ ना, ये तो आदमी किसी का नहीं है। तेजस्वी और लालू यादव ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, जितने इल्जाम लगा सकते थे लगा दिए। लेकिन आपने देखा होगा नीतीश कुमार बहुत संभल कर बोले, भविष्य की राजनीति के संकेत जरूर दे दिए। नीतीश ने कहा कि एक एक बात का जवाब देंगे, विधानसभा में देंगे, विधानसभा के बाहर भी देंगे और एक एक को आईना दिखाएंगे। मतलब साफ है, लालू और उनका परिवार नीतीश को मौका परस्त और सत्ता के लिए सांप्रदायिकता से हाथ मिलाने वाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की कोशिश होगी कि यह साबित करें कि उन्हें करप्शन के विरोध में लालू का साथ छोड़ना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अब लालू और उनके परिवार के खिलाफ नए आरोप भी सामने आएंगे और जो आरोप लगे हुए हैं उन पर तेजी से एक्शन होगा और यही नीतीश का लालू को जवाब होगा। आज हंगामा महाराष्ट्र की विधानसभा में भी हुआ, लेकिन मुद्दा बना वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने और न बोलने को लेकर असेंबली के प्रीमाइसेस में जबरदस्त ड्रामा हुआ। रिपोर्टर्स थे, कैमरे थे, चीफ मिनिस्टर फडणवीस और मिनिस्टर्स बाहर आ रहे थे। उसी वक्त सदन के बाहर गैलरी में महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े के सामने 2 विधायक, बीजेपी के राज पुरोहित और ओवैसी की पार्टी AIMIM के MLA वारिस पठान आपस में भिड़ गए। जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई और हंगामा इतना बढ़ गया कि वारिस पठान जमीन पर बैठ गए। राज पुरोहित बार बार वारिस पठान से वंदे मातरम बोलने के लिए कह रहे थे। वारिस पठान जिद पर अड़ गए, कहा कोई उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। मैं क्या मदद करते हो आप? अपमानजनक ढंग से बोलते हो तो वो बात। चलो बोलो MIM पार्टी में बंदी करनी है, MIM पार्टी में बंदी करनी है, आप बंदी नहीं कर सकते। MIM पार्टी में बंदी करनी है। मैं बोल रहा हूँ MIM पार्टी कैसे इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ, आपको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं जाएंगे। आपको उससे ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। इस देश के लिए हमारे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। जितना अधिकार उससे ज्यादा अधिकार मेरा है। सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। सच्चा मुसलमान वो होगा जो अल्लाह की बात को मानेगा, जो बोलेगा अल्लाह है। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उस सेक्युलरिजेशन को नहीं मानते। थोड़ी चलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता। पार्टी की बात लगाने की, हक की आवाज को रुकाने की कोशिश की जा रही है। हक की आवाज को दबा नहीं सकते। संविधानिक है, आप मुझे संविधान में दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है वंदे मातरम जिंदाबाद, वंदे मातरम जिंदाबाद। दरअसल ये पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के बैकग्राउंड में शुरू हुआ जिसमें हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्कूलों, सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वंदे मातरम को गाना मैंडेटरी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है कि वंदे मातरम को महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। इसी बात पर विधायकों में बहस हो गई। बीजेपी विधायक ने MIM के MLA को गद्दार कह दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों की याद दिलाई। देश का प्रेम दिल में रखते हैं, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म हमारे रोम रोम में बस लेंगे। वंदे मातरम बोलेंगे आप? वंदे मातरम बोलेंगे? गाना मना फोर्स नहीं कर सकते। वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले,
जिसको बोलना है बोले, मैं किसी को रोकता नहीं। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलने की बात वो कह रहे हैं, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। आप कह रहे कि बंदी लगनी चाहिए, एमआईएम पर कह रहे करना चाहिए, एमआईएम पे बंदी करनी 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 चाहिए, एमआईएम पे बंदी बंद करनी है। इनके नेता ने क्या कहा? फोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रुका के रखा है, क्या करे? ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नोटंकी चल रही है और वारिस पठान जो है बैठ गए यहाँ पर। आप उठाएंगे मामला सदन में मामला उठाएंगे? ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। ये देश के गद्दार है, एमआईएम पार्टी गद्दार है, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। अगर इनको बंदे आप सदन में मामला उठाएंगे? बिल्कुल, इन्होंने जो उठा दिया हमने ये कहा है, इनके नेता ने कहा कि मिलिट्री पुलिस को हटा दो तो देश में खून की नदियां बहा देंगे। नाटक ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों ने रोका मेरे को, पब्लिसिटी के लिए नाटक कर लोगों ने मेरे को रोका, मैं नहीं रुका। ये लोग, आई रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑर्डर बट द कोर्ट नेवर सेड दैट यू हैव टू फॉलो दिस। नहीं कहेंगे तो देश में नहीं रह पाएंगे आप। अरे देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश पे जितना उनका अधिकार है उससे ज्यादा हक मेरा है। वारिस पठान, कल शिवसेना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाए। शिवसेना ने कहा है कि आप पाकिस्तान चले जाए अगर नहीं। किसी के बाप का देश नहीं है ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। नौबत यह हो गई कि सिक्योरिटी पर्सनल को बीच में बचाव करना पड़ा, लेकिन राज पुरोहित अपने स्टैंड पर अड़े रहे। वारिस पठान की गिरफ्तारी की मांग की। यह भी कहा कि एमआईएम के विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अरे एमआईएम को माफी तो छोड़ो यार, इनको तो पार्टी को ताला लगाना है और इनकी सदस्यता खत्म करनी है। ये सांप्रदायिक है, संप्रदाय की आग फैला रहे, देश की एकता को खतरा है एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी बंद करनी है, बंद। सांसद जो है गोपाल शेट्टी, उन्होंने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वंदे मातरम नहीं गाते तो इनकी सदस्यता। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने पत्र लिखा है वारिस पठान को तो विधानसभा की सदस्यता खत्म करनी चाहिए, एमआईएम पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए, एमआईएम पार्टी को ताला लगाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर इस तरह का विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी चर्चा में रही है, बयानबाजी होती रही है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये लगा कि अगर वहां कैमरे न होते तो ना बीजेपी के विधायक इतना तमाशा खड़ा करते और ना एमआईएम के विधायक। अब आपको पाकिस्तान की सियासत में आज जबरदस्त भूचाल के बारे में बताते हैं। आज पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। नवाज शरीफ अब अपने भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर और नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नेक्स्ट पीएम होंगे। लेकिन नवाज की कुर्सी गई क्यों, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मामले में नवाज शरीफ को दोषी पाया। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और इसके फौरन बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब नवाज शरीफ जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स सामने आने के बाद करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नवाज शरीफ के रोल की जांच की थी। इसके लिए एक जीआईटी बिठाई गई थी और जीआईटी की रिपोर्ट के बाद भी नवाज ने कुर्सी नहीं छोड़ी थी। आज कोर्ट ने उन पर करप्शन के चार्जेस को सही पाया, इसलिए आज उनके खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया गया। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में करप्शन का मामला चलाया जाएगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार और नवाज की पार्टी के सांसद कैप्टन मोहम्मद सफदर को भी उनके पदों से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आज के फैसले से हैरानगी नहीं हुई, लेकिन अफसोस जरूर हुआ है। आपकी क़यादत पर एक पैसे की सरकारी करप्शन इस फैसले के बाद भी इस्टेब्लिश नहीं हुई। पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, पाकिस्तान की आवाम के दिलों का वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिंदाबाद। और मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है, वजीर आजम की कुर्सी की जरूरत नहीं है।
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबसे ज्यादा खुश थे इमरान खान। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोल रखा था। कोर्ट में पिटीशन भी उन्होंने फाइल की थी। इसलिए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में गॉडफादर रूल यानी माफिया रूल का खात्मा हुआ है और उम्मीद है कि देश अब तरक्की करेगा। आज पहली दफा मैंने ये दिन देखना था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। हमें पहली दफा उम्मीद है हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भी आज नवाज शरीफ को कोसते नजर आए। लश्कर के नए कमांडर अब्दुल रहमान मक्की ने कहा, नवाज ने आतंकवादियों पर एक्शन लिया, इसीलिए उनकी कुर्सी गई। अल्लाह की कसम, काम तो अब शुरू हुआ है। मियां साहब, ओ मियां साहब, फंस गया ना तू, जिहाद की मुखालफत करके फंस गया। अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं, ना पजामे में ना पनामा में, तुझे बद्दुआ लगी है मुजाहिदों की। जो जिहाद के साथ मुजाहिदों के साथ बुरा सोचता है, अल्लाह उन्हें अपनियां पा दे। मियां बह गईयां कि नहीं अपनियां? नवाज शरीफ के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही डेवलपमेंट्स पर पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान की आर्मी को एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जब जब आर्मी के हाथ में सरकार होती है तो सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद आपको हम दिखाएंगे सैलाब की तबाही की तस्वीरें। राजस्थान के उदयपुर की तस्वीरें देखकर आप, राजस्थान में बाढ़ से मरने वालों की तादाद अब 22 तक पहुंच चुकी है। जालौर, झालावाड़, कोटा और बरन जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जालौर के सांचौर में सड़कें टूटी हुई हैं, गांव में पानी भरा हुआ है। सांचौर शहर में सड़कों पर गाड़ियों की जगह बाढ़ का पानी दौड़ रहा है। उदयपुर में एक पुल में इतना पानी बहा कि एक लड़के की जान मुश्किल में फंस गई। बाढ़ के पानी से इस लड़के की जान मुश्किल में है। ये लड़का अपनी स्कूटी के साथ पानी के तेज बहाव में फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी स्कूटी को बचाए या खुद को। करीब 20 मिनट तक बाढ़ के पानी में मशक्कत करने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। इस युवक ने सैलाब के सामने हार मान ली और अपनी स्कूटी को छोड़ दिया और तेजी से दौड़कर सुरक्षित जगह पर आ गया। स्कूटी पल भर में ही बहकर दूर चली गई और कुछ देर बाद उसका नामो निशान भी नजर नहीं आया। ये तस्वीर उदयपुर के सेवाश्रम पुलिया की है। मूसलाधार बारिश के बाद पुलिया में बाढ़ का पानी बहने लगा। इस लड़के ने इस पुलिया को पार करने की कोशिश की, लेकिन अपनी स्कूटी से ही उसे हाथ धोना पड़ा। राजस्थान का सांचौर बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के बाद बांधों से छोड़ा जा रहा पानी शहर में घुस रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मकान, दुकान, खेत खलिहान, हर जगह बाढ़ के पानी का राज है। जहां पर हम अभी खड़े हैं वो एक मेन रोड था जो कि कनेक्टिंग रोड है यहाँ के रिहायशी इलाकों का, लेकिन अब इस जगह पर ये पूरा रोड उखड़ गया है, गड्ढों में तब्दील हो गया है। उसके साथ साथ आगे की तरफ वो पूरी नदी बह रही है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, रेलवे ट्रैक उखड़ चुके हैं, सड़कों में पानी भरा होने से छोटी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। ऐसे में लोग ट्रैक्टर में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये सब्जी मंडी इलाका है संचौर का। पानी का उफान तेज है, लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। जैसे तैसे लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लोगों के घरों तक, दुकानों तक पानी अब पहुंचने लगा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता इतनी कि लोगों को समय रहते हुए नहीं बताया गया। इस जगह एक सड़क थी, लेकिन बाढ़ के पानी ने सड़क का नामो निशान कुछ ऐसे मिटाया कि यहाँ कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। ये नदी नहीं है, कोई नहर या नाला नहीं है, बल्कि ये मेन रोड है जो कि पानी के तेज बहाव की वजह से अब नदी में तब्दील हो गया है। ठीक ऊपर जो मेन तारकोल की परत है, दरअसल वो पहले रोड था, लेकिन अब 20 फीट नीचे पूरी मिट्टी खिसकते हुए अपने साथ पानी के इस तेज बहाव में आगे की तरफ बहाव के साथ ले गई और ये एक जो खेत था नहर और नदी में तब्दील हो गया। राजस्थान में 1 जून से लेकर अब तक बारिश से 22 लोगों की जान चली गई है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों से 648 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जालौर के अलावा झालावाड़, कोटा, बरन जिलों में बाढ़ का खतरा कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि कल आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान होंगे फिल्म स्टार अनिल कपूर। अनिल कपूर उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्हें ऑस्कर की स्टेज पर जाने का मौका मिला। अनिल कपूर इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन आपकी अदालत में अनिल कपूर ने कहा कि बेटी सोनम कपूर को नेशनल अवार्ड मिलना उनके लिए ऑस्कर से भी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के जो कुछ भी, जैसे कि जो भी कलाकार हो, कोई भी फनकार हो, स्पेशली एक्टर हो, डायरेक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी दुनिया का किसी भी कोने में, उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि वो ऑस्कर स्टेज पे जाए। करेक्ट ना? करेक्ट। और मुझे, मेरी पहली अंग्रेजी फिल्म थी, और जब बेस्ट फिल्म का अनाउंस हुआ कि बेस्ट फिल्म गोज टू स्लमडॉग मिलियनेयर, तो हमारे एक बहुत बड़े वहाँ चाहने वाले थे जिन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी, पीटर राइस, और उन्होंने हमारे पूरे स्टार कास्ट को बुलाया था वहाँ। तो उसने बोला कि जब मिले तो अनिल, तू एक काम करना, सबको लेके तू स्टेज पे पहुँच जा। मिला 100%। तो मैं सबको लेके स्टेज पे पहुँच गया। विकास स्वरूप साहब भी थे हमारे, जिन्होंने वो बुक लिखी, जिनकी वजह से आज वो कहानी जिन पर फिल्म थी, तो हम सब स्टेज पर पहुँच गए। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ एनी एक्टर्स लाइफ, एनीबॉडीज लाइफ, टू बी पार्ट ऑफ फिल्म। मैं एक छोटा सा हिस्सा था उस फिल्म का, मगर मुझे वो मौका मिला कि ऑस्कर स्टेज पर मैं जाऊं और खड़ा हो जाऊं। तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट फीलिंग। वो मरते दम तक वो फीलिंग मेरे सीने में रहेगी। और इतने साल बाद जब आपकी बेटी को नेशनल अवार्ड मिला, सर उससे बेहतर क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से वो मोमेंट मेरे लिए ऑस्कर से बढ़कर था। सच्ची कह रहा हूं आपसे। जब मैंने सोनम को चलते हुए देखा, वो गई, स्टेज पर गई, और हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने जब उन्हें सर्टिफिकेट दिया तो आनंद हो गया, खुश हो गया मैं। आज आपने मुझे ये मौका दिया, इतना बड़ा मंच, मैंने मेहनत की ताकि मैं यहाँ आ सकूँ, आपके शो पर आ सकूँ। मैं तो आप सबको थोड़ी बुलाते हैं। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। लेकिन आप इतने यंग दिखते कैसे हैं? दिखते कैसे मतलब हूँ? सुपरस्टार अनिल कपूर आपकी अदालत में इस शनिवार रात 10 बजे। से सीपीएम कार्यकर्ताओं की हिंसा का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। सूरज निकलने से पहले आज तिरुवनंतपुरम में कुछ लोगों ने बीजेपी ऑफिस पर हमला बोल दिया। बीजेपी का इल्जाम है कि पार्टी दफ्तर पर हमला करने वाले सीपीएम के कार्यकर्ता थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने डंडे और धारदार हथियार ले रखे थे। हमलावरों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर खड़ी 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जिस वक्त बीजेपी ऑफिस पर यह अटैक किया गया, केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखर पार्टी ऑफिस में ही थे। ये हमलावर करीब 15 मिनट तक ऐसे ही तोड़फोड़ करते रहे। हमलावरों पर केरल पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखा। तस्वीरों में दिखता है कि एक पुलिस वाले ने एक हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने पुलिस वाले के साथ भी धक्का मुक्की की।